Once again, back with our everyday segment, Market Talks with Pinnacle. I hope you have been liking our segment, the videos which I have been trying to do, and of late, I have been fairly regular, which I have been trying from a long time. So, today we'll discuss multiple topics. As usual, we try to review the Nifty, the Bank Nifty. Then we try to review few stocks which we have discussed in the past, and then maybe a couple of stocks which could be इन एक्शन इन कमिंग फ्यू डेज। एज़ यूजुअल हम लोग उसी तर्ज पे बात करेंगे जिस पे हम लोग शुरू करते थे, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी, और फिर उसके आगे फिर बढ़ते थे। तो गाइस, आप अपने स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, एंड एग्जैक्टली हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा था। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको ये सारे लाइन, सारे मार्क्स अच्छे से याद होंगे, इनफैक्ट सारे लेवल्स भी अच्छे से याद होंगे। आज का दिन बहुत ही ड्रामेटिक था, दिन नहीं कहेंगे, इनफैक्ट आज का जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स था, 10-15 मिनट्स जो पहला था, वो बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिक था। मार्केट खुला, उसने एक बड़ी सी डिप मारी, एंड दैट डिप गॉट बॉट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो दैट वाज मेनली कर्टसी रिलायंस। रिलायंस को मैं काफ़ी लंबे टाइम से, आज मैंने एक पोस्ट भी भेजा था जहां आप देखे होंगे कि रिलायंस को मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मना कर रखा था कि इसको शॉर्ट कर नहीं करना है। तो आप देखें, एक बार हम लोग रिलायंस का 1 मिनट का चार्ट खोल के देखते हैं। तो 1 मिनट के चार्ट में आपको देखने को मिल सकता है कि आज रिलायंस खुला था तकरीबन 2600 के प्राइस पे, और उसने एक अचानक से एक डिप दी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, माइट भी एक कुछ वाइल्ड सा कुछ मूव एक उधर आया होगा, और 2500 से फिर वापस इमीडिएट जंप एक 2600 पे उसने लगाया, विच जो कि रीज़न था इंडेक्स के गिरने और उठने का। रिलायंस में भी आपको एक सिमिलर टाइप का कैंडल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आज का दिन रिलायंस के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग था। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि रिलायंस को अब यहाँ से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। रिलायंस में आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप रिलायंस का डेली चार्ट देखें, आपको ये एक रेड बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, और फाइनली आज इस बॉक्स के बाहर रिलायंस निकल गया है ऑलमोस्ट। तो अभी हो सकता है आप रिलायंस को भी आने वाले दिनों में एक फ्रेश लाइफ टाइम हाई पर देख लेंगे। तो आइए अभी हम लोग वापस से फिर अपना डिस्कशन को डिविएट नहीं करते हैं, वापस से निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी ओपनड एट अराउंड 450। याद होगा मैं बार बार 420 के आसपास के सपोर्ट की बात कर रहा था, वहाँ पे एंड अप टू 380, 18,380 तक आया, एंड एक अच्छा खासा बाउंस मिला, एंड फर्स्ट आवर इटसेल्फ हमने पिछले डे के हाई को क्रॉस कर दिया। एंड हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं 18,600 के लेवल को टच करेगा, और आज वो फाइनली हो गया। आज निफ्टी, तो आज का डेट हम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। 28 नवंबर को निफ्टी ने अपना फ्रेश लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया फाइनली। तो एज़ यूजुअल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बैंक निफ्टी को लेकर के कि अगर कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, अगर वो फ्रेश लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो फिर उसके ऊपर आपको 5-10% का मूव तो ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ से अब एक चीज़ तो बिल्कुल भी क्लियर है कि निफ्टी में अगर कोई भी डिप आती है तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, दे माइट जस्ट बी स्टार्टिंग अ फ्रेश रैली, अ फ्रेश एक्सपेंशन ऑन द अपसाइड। तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में भी आपको अच्छी एक दौड़ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अब नेक्स्ट रैली निफ्टी की जो आएगी वो आएगी जब एक डे कैंडल 18,600 के ऊपर क्लोज करेगा। तो कल के लिए आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक बार फिर से 18,600 का लेवल है। और सपोर्ट की बात अगर करें तो अब आने वाले दिनों के लिए बढ़िया सपोर्ट अब हो जाएगा 18,450। तो अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जैसा हमने बात किया था वैसा ही वर्क किया। वी हैड mentioned a support of 42,800 and it opened at 42,850, एक हल्का सा डिप एंड दैट डिप गॉट बॉट इमीडिएटली, और फिर बस डे हाई टूटने की देर थी। हम लोगों ने वापस से एक बार 43,000 का लेवल देखा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अभी भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो आज का एक जो जहाँ पे भी ओपन हुआ था वो ओपन लो जैसा एक कैंडल बना है, तो आने वाले दिनों में आपको एक फिर से वापस से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था अपोलो टायर्स, जिसमें एक अच्छी रैली आ सकती है, एंड वो स्टॉक हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था फ्राइडे को ही। तो आज आप देख सकते हैं अपोलो टायर्स 293 से सीधा 313, एक 20 रुपये का या कहें 6-7% का एक अच्छा खासा मूव एक दिन में हमें देखने को मिला है। जो भी अब अपोलो टायर्स में एंट्री लेना चाहते हैं, मेरा सजेशन उनको अभी यही रहेगा दैट अभी एंट्री लेना अब बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब वेट करें, एक पुल बैक आने दें, एक छोटा मोटा करेक्शन आने दें, वापस से 300 200 300 295 295 का लेवल के आसपास अगर आता है, वहाँ पे एक अगर सपोर्ट बनाता है, बाइंग दिखती है, उस लेवल पे आप एंटर करें। अभी इसके मोमेंटम को बिल्कुल भी चेज ना करें, आप ट्रैप हो सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिन डिस्कस किया था भेल में, जो आज अगर किसी ने भेल खरीदा होगा तो वो 100% भेल में आज मोमेंटम में वो ट्रैप हो गया होगा। तो ये क्लियर है, अपोलो टायर्स में भी ऐसा ही कुछ आपको हो सकता है। अभी बिल्कुल भी इसमें बाइंग ना करें, अब वेट करें, इसमें एक पुल बैक की करेक्शन आने दीजिए, सपोर्ट बनने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसमें वापस से एंट्री करेंगे। एक और स्टॉक था जिसको आज हमने इंट्राडे भी ट्रेड किया, अगर आपको याद होगा, ये कॉल हमने इंट्राडे में दिया था, एंड सिर्फ इंट्राडे में ही नहीं दिया था, अपने फ्राइडे के वीडियो में भी डिस्कस किया था। एमजीएल और ये सपोर्ट लाइन, ये जो सॉरी रेजिस्टेंस लाइन जो है, ये आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर मूव आने पे और भी बड़ा मूव आ सकता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को अपने रेडार पे रखिए, एक बड़ा मूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक बहुत अच्छे से सेटअप हो चुका है, और इस नॉर्मली इस टाइप के सेटअप्स बहुत अच्छा मूव देते हैं। सिर्फ एमजीएल ही नहीं, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि क्यों एक टाइप के पर्टिकुलर टाइप के स्टॉक्स में अच्छा मूव आता है। तो आईजीएल में भी आज इंट्राडे में काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दो स्टॉक ऐसे जो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे नाम। एक तो है इंडियन होटल, जिसको आप आने वाले दिनों में आप अपने रेडार में रख सकते हैं। अगेन ये बाइंग एडवाइस नहीं है, आप प्लीज़ अपना रिसर्च कर लें बिफोर इसमें कोई भी पोजीशन आप बनाएं। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये एरो मार्क हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस स्टॉक को। तो 350 के लेवल पे इस स्टॉक में एक बार सेलिंग देखने को मिली थी, जो इसको सीधा 305 के लेवल तक ले आया था। बट अब लग रहा है कि इसमें काफ़ी बाइंग हो सकती है। अब ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऐसे स्टॉक को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्टॉक इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में ये तकरीबन 10-12 साल की कंसोलिडेशन के बाद निकला है। तो अभी इसमें मोमेंटम है और इसमें अभी मोमेंटम रह सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी बुलिश ही है, तो उसके बेस पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जो भी व्यूज़ हैं ये प्योरली टेक्निकल है, एंड जो सही एंट्री होगी हम लोग अपने चैनल में शेयर करेंगे। आई होप हमारे चैनल को आप शेयर कर रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं शेयर कर रहे हैं हमारे पिनाकल चैनल को, टेलीग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको क्लिक करिए और ज़रूर फॉलो करिए। नेक्स्ट एक तो ये हो गया इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में हम लोग आराम से 305 का स्टॉप लॉस लगा करके एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड हम लोग इसमें बना सकते हैं।
और एक स्टॉक, इस टाइप के सेटअप्स हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि है बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक इसने अभी मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल के पास में है। और सपोर्ट लेवल हो या ना हो, ऐसे पॉइंट में रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में है। हार्डली एक छोटा सा 20-30 रुपए का रिस्क है, और रिवॉर्ड अपसाइड में 100, 200, 300 रुपए तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे रिस्क लेना वाजिब है, लिया जा सकता है बिल्कुल भी। बट स्टिल ये मेरा एडवाइस नहीं है, आई एम ओनली सेइंग व्हाट द चार्ट इज सेइंग। तो बजाज फिनसर्व को भी आप अपने रेडार में आने वाले दिनों में रख सकते हैं। अब सिंस अगर बजाज फिनसर्व मूव करेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आईजीएल और एमजीएल मूव करते थे, वैसे बजाज फिनसर्व मूव करेगा। तो हो सकता है आपको इसका इफेक्ट बजाज फाइनेंस पे भी देखने को मिले, जो कि कंपैरेटिवली अभी थोड़ा वीक है, बट स्टिल उसमें अब थोड़ी सी बाइंग की झलक हमें दिखने लगी है। आप देख सकते हैं आज भी उसमें थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी टाइम बाद। तो अब आज के हाई के ऊपर, जो कि 6830 के आसपास का हाई है, उसके ऊपर आपको एक 7000 का लेवल तो कम से कम देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर इसमें क्या मूव आता है। एक बार 7000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो और भी बढ़िया मोमेंटम मूव हमें देखने को इसमें मिल सकता है। तो एकदम से क्लियर हो गया, इंडियन होटल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईजीएल, एमजीएल, ये 5 स्टॉक को आप आने वाले इस करंट वीक में आप अपने रेडार पे रख सकते हैं, और आपको इसमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, मैं आज एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, छोटा ही रखूँगा, लेकिन आप इसको फिर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया में, और वो है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एमटीएम का खेल। अब सबसे पहले जो जो ज़्यादा मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए एमटीएम क्या होता है। एमटीएम कुछ भी नहीं है। एमटीएम का मतलब होता है मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, जो कि नॉर्मली आप कई बार देखते होंगे कि लोग आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट डालते हैं। उसी को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में एमटीएम के नाम से जानते हैं। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा है कि हमें इसका एमटीएम, उसका एमटीएम, कोई 30 लाख का, कोई 50 लाख का एमटीएम। आप कई बार आप भी देखते होंगे कि कई सारे ट्रेडर्स जो है वो बड़े बड़े एमटीएम्स डालते हैं, और आजकल उनको वेरीफाई करने की बात चल रही है। अगर आप पिनाकल को जानते हो, हमने यहाँ पर कभी भी अपना एमटीएम शेयर नहीं किया है। मैं उस पक्ष में नहीं रहता हूँ। जब हमने पिनाकल स्टार्ट किया था, तभी हमने एक कमिटमेंट की थी कि हम लोग अपना प्रॉफिट, अपना एमटीएम नहीं शेयर करेंगे। हम अपने स्टूडेंट्स का एमटीएम, अपने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस शेयर करेंगे हमेशा। नाउ इस पे बहुत डिस्कशन चल रहा है, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और कई लोगों को इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रोल भी किया जा रहा है। मुझसे पूछे तो मैं इन सब के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है लोग जैसे एमटीएम की बात करें तो कई लोग 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का एमटीएम डालते हैं, जो कि लोगों को लुभाने के लिए डालते हैं। सोचने की बात ये है कि ये जो लोग 30-50 लाख, 1 करोड़ का एमटीएम डालते हैं, उसमें आपका फायदा क्या होगा? उसमें आप इस चीज को बैठ करके सोचिए। उस सपोज, मैं ये कह भी नहीं रहा कि वो एमटीएम गलत है, सही है या नहीं है, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। सबसे पहला, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो ये एमटीएम डालने का पर्पस क्या है। इतना बड़ा एमटीएम डालने का रीज़न सीधा सा है, ये लोगों को अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग गिमिक है कि मैं 50 लाख का प्रॉफिट बना सकता हूँ, मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट बना सकता हूँ। आप आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको भी सिखा दूंगा, फिर आप भी 50 लाख, 1 करोड़ के प्रॉफिट बनाना।
नाउ बट सोचने की बात यह है कि अगर वो आदमी 50 लाख 1 करोड़ का एमटीएम बना सकता है, उसमें आपका क्या फायदा होने वाला है? उसने 10-12 साल मार्केट को दिए हैं, उसके पास बड़े से बड़ा कैपिटल है। दे हैव स्पेंट देयर एंटायर लाइफ स्टडिंग द मार्केट, दैट इज देयर मेन प्रोफेशन, and they are doing it. And not only that, maybe that person could be a good trader, but that in no way means that he can be a good trainer as well, he can be a good teacher as well. ज़रूरी नहीं है कि वो आकर के आपको भी उसी तरीके से सिखा देगा। ऑफ कोर्स सिखा सकता है, कुछ लोग सिखा सकते हैं, बट दैट इन नो वे मीन्स एंड कि वो आपको भी सिखा ही देगा। तो इस चीज़ को समझिए। मेरा एक सजेशन आप सभी से है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप बड़े बड़े प्रॉफिट स्क्रीनशॉट के पीछे मत भागिए। आप देखिए कि नॉलेज, अगर आपको सच में किसी से सीखना है तो आप देखिए, उनके नॉलेज को टेस्ट करिए, उनके नॉलेज पे जाइए, उनके व्यूज़ को देखिए, वो किस तरह से गाइडेंस देते हैं आपको, वो देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। अ, जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल देता हूँ कि रामाकांत अचरेकर, वो तो खुद बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, ही वॉज अ स्मॉल टाइम क्रिकेटर, बट when he trained somebody, तो दैट पर्सन वेंट ऑन टू बिकम सचिन तेंदुलकर, राइट? सिमिलरली अगर आप आईएएस आईपीएस की कोचिंग के बारे में बात करें, तो जिन्होंने आईएएस आईपीएस compete किया है, वो लोग आकर के ट्रेनिंग नहीं देते। आपको आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग वही लोग देते हैं जिन्होंने पहले खुद से तैयारी की है, बट फॉर सम रीजंस दे हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई। तो मे बी दे माइट नॉट हैव बीन वेरी गुड in cracking the exam, but they definitely have learned enough to teach you. तो मेरा एक सजेशन आप सब लोगों को ये रहेगा कि अगर, सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो आप पहले उन पर ट्रस्ट करिए। आप सबसे पहले उन पर ट्रस्ट करिए, उनके नॉलेज को देखिए, उनके नॉलेज को समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम ही हैज स्पेंट इन द मार्केट, हाउ मच साइकिल्स ही हैज सीन इन द मार्केट, rather than trying to verify his MTM। उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेड करता हो और उसके एग्जीक्यूशन में और आपके एग्जीक्यूशन में बहुत डिफरेंस आ सकता है। मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, माई एंट्री पॉइंट एंड योर एंट्री पॉइंट एंड माई एग्जिट एंड योर एग्जिट कैन बी एंटायरली डिफरेंट। The same trade, it can be profitable for me, but just because from your time frame, the delay in execution that you might have into that, the same trade can be it can end up in losses for you. So the idea is never to follow such people, the idea is to create your own space। आप सीखिए, समझिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को जो कि रियलिस्टिक होते हैं। आप एक बात समझिए, जो 30 लाख 50 लाख रुपए कमा रहा है, वो उस टाइप के रिस्क लेता है, वो उस टाइप के रिस्क लेता है। जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो उस तरह की रिस्क लेता है। आप शायद वो रिस्क नहीं ले सकते, वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी शायद अभी आप में नहीं होगी, शायद एक्सपीरियंस के साथ आपके पास आ जाए। बट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी कि आप ऐसे एमटीएम्स के पीछे मत भागिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप नॉलेज को देखिए, नॉलेज सीखिए, कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। उनके, अगर वो कहीं सोशल मीडिया पे है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि नहीं आपको सिखा सकने की। तो गलती मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा जो एमटीएम देख कर दिखाते हैं। मैं नॉर्मली, मुझसे अगर पूछें आप,
तो मैं गलती ऐसे लोगों की बोलूँगा जो एमटीएम देख करके उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट को लेकर के एक बहुत ही परसेप्शन अजीब सा है। हम लोग मार्केट को एक लॉटरी समझते हैं। हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम एक बार क्लिक कर जाएंगे, 50 लाख 1 करोड़ रुपए एक झटके में बना लेंगे और उसके बाद हम लोग कैश में काम करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट हाउ मार्केट वर्क्स। ये तरीका ही नहीं है मार्केट के वर्क करने का। अगर मार्केट में एक्चुअल में पैसे बनाने हैं तो आपको स्लो एंड स्टेडी बनाना होगा, लॉन्गर टर्म इस मार्केट में रहना होगा, मार्केट को सीखना होगा, मार्केट को समझना होगा। मार्केट मार्केट अगर आप सभी के ज़िंदगी में एफएम रेडियो है, आप कहीं ना कहीं किसी की गाड़ी में है, किसी के घर में है, गाने सुनना आप सभी पसंद करते हैं। तो एक जस्ट उसी के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एफएम रेडियो म्यूज़िक आपके चारों तरफ है, लेकिन अगर आपको एफएम रेडियो पे म्यूज़िक सुनना है तो आपको सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना होगा, लाइक 92.7, 93.5 जो भी है। तो मार्केट भी कुछ इसी तरह है। मार्केट आपको बताता है, सब कुछ बताता है, बट आपको ये समझने के लिए मार्केट की भाषा को समझना पड़ेगा और अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना पड़ेगा। और आप देखेंगे एक टाइम आएगा वेयर यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू द मार्केट, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल। तो मेरा सजेशन आप सभी से यही है, बड़े बड़े एमटीएम के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। मनी इन दिस फील्ड इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। आप अगर सही नॉलेज है तो पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा। सो गाइस, आज के ज्ञान के लिए बस इतना ही है। ध्यान रखिए अपना और कल के वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आई विल कीप ऑन ट्राइंग टू मेक न्यू वीडियोज़ एवरी डे फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय। और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।